अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को एक बार सभी प्रिय विद्यार्थी शेयर कर देंगे और एक बार कंफर्मेशन दे देंगे क्या मेरी वॉइस आप सभी तक परफेक्ट तरह से पहुंच पा रही है, क्या मैं स्क्रीन पे दिख पा रहा हूं, क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। तो सभी चीज़ें क्लियर कर देंगे आप लोग। जी हाँ, एक बार 1 टाइप कर देंगे और साथ ही साथ जो भी प्रिय विद्यार्थियों को क्लास की पीडीएफ नोट्स एक्सेट्रा जो भी सर नोटिस या इन्फॉर्मेशन होती है यदि चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश को भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे क्लास की हर एक मटेरियल आपको प्रोवाइड होते रहती हैं। सो चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी चीज़ें क्लियर हैं। तो इसी के साथ, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, सर हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को कि सर यहाँ पे बुक और ऑथर से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी सर इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑफ कोर्स देखेंगे, फोकस करेंगे सर, नोट्स बनाएंगे और बताएंगे। सर हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी नागा अर्जुन और ऑप्शन डी वात्स्यायन। चलिए, सभी छात्र यहाँ पे बताएंगे मुझे, बिल्कुल फास्ट और करेक्ट आंसर यहाँ पे बताएंगे माय डियर। क्या बात है! यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो, नारायण पंडित आंसर दे रहे हो, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है जो इम्पॉर्टेंट है, आइए इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपसे मैं पूछ दूं कि सर शाहनामा, जी हाँ, क्या शाहनामा आप लोग पढ़े हुए होंगे, तो सर इस पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए, सभी छात्र बताएंगे शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, किनके द्वारा ये लिखा गया है। सभी प्रिय विद्यार्थी मुझे बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थी आंसर मुझे करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है! यहाँ पे यदि आप सभी लोग आंसर कर रहे हो, फिर दोषी यहाँ पे यदि आप लोग आंसर कर रहे हो सर फिर दोषी, तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा, यदि आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि आप लोग ये बता दो कि सर यहाँ पे हर्ष चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर, तो आप सभी बच्चे अवश्य नोट कीजिएगा इसको। चलिए, हर्ष चरित्र की मैं बात करूं तो क्या आप सभी प्रिय विद्यार्थी बता सकते हैं कि ये किनके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, और एक बात और ध्यान में रखेंगे सर, जो भी क्वेश्चंस चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, सर सभी मटेरियल्स को एकत्रित करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सर अच्छे वे में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि सर आने वाले एग्ज़ाम में अभी तो टाइम है, लेकिन आने वाले जो एग्ज़ाम है यानी 2024 की, तो आप लोगों की जो तैयारी है अभी से ही सर आप लोग इसको एकदम स्ट्रांग बना लो। ठीक है, तो नोट्स रहेगा तो आप लोगों को रिवीजन करने में भी सर अच्छा रहेगा, इसलिए सभी प्रिय विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट्स ऑफ कोर्स बनाएं। ठीक है, और बताइए, इस टाइप का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि मैं हर्ष चरित्र की बात करूं, हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं, तो माय डियर यदि आप लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हो, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है सर, बाण भट्ट यहाँ पे आंसर सभी छात्र के द्वारा आते हुए, तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है सर, बाण भट्ट याद रखिएगा। ओके, चलिए इस प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और मैं अगले प्रश्नों की ओर बढ़ूंगा। चलिए, अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है सर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हिंदी के सेक्शन से। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, बतानी है। प्राकृत, देवनागरी, पाली या इनमें से कोई नहीं। चलिए, सभी छात्र मेरे बताएंगे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है। तो बहुत अच्छी बात है गाइज,
बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग देवनागरी की ओर मूव कर रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है। ओके, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे यदि मैं पूछ दूं कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, चलिए यहाँ पे ये बता दीजिए। अब चलिए मैं प्रश्नों को लिखूंगा, प्रश्नों को मैं लिखूंगा। यदि आपसे पूछ देगा कि संस्कृत, प्रश्नों पे फोकस करेंगे सर। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा की जो लिपि है, ठीक है, संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो क्या है, चलिए बताइए तो जरा सा। यहाँ पे सभी छात्र बताएंगे मेरे, संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो क्या है। तो यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी आंसर दे रहे हो सर देवनागरी, देवनागरी, तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्या बात है सर, सभी प्रिय विद्यार्थी का करेक्ट आंसर आते हुए देवनागरी यदि आप लोग आंसर दिए हो तो ये आंसर आप लोगों का परफेक्ट हो जाता है। अब चलिए अगला यहाँ पे मैं पॉइंट्स की बात करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, तो यदि आपसे मैं पूछ दूँ कि बच्चों बताएंगे कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है। चलिए प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए सर भारत की, यहाँ पे मैं प्रश्नों को लिखता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, चलिए सभी छात्र बताएंगे सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना लिपि कौन है। चलिए प्राचीनतम लिपि, चलिए सभी छात्र मेरे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। चलिए प्रश्नों को लिखते हुए चलेंगे और बताएंगे सर यहाँ पे भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि की मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी, क्या बात है सर, वेल डन, बहुत खूब सर, दिल खुश कर रहे हो आप लोग, यानी ब्राह्मणी लिपि आंसर दे रहे हो सर, ब्राह्मणी लिपि आंसर यदि दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है सर। जो भारत की सबसे पुरानी लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है। और यहाँ पे दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, एक और प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे यदि पूछ देगा कि सर लिपियों का जननी किसे कहा गया है, किस लिपि को कहा गया है लिपियों का जननी, चलिए बताइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिपियों, यहाँ पे लिपि की बात हुई थी तो इससे रिलेटेड मैं वैसे प्रश्न को करवा दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ आप सभी के बीच ताकि कोई प्रश्न छूटे ना, ठीक है। चलिए अब आप लोगों का क्या फर्ज रहेगा कि आप लोग अच्छे तरीके से बच्चों अपने नोटबुक में उसको मेंशन करना, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे लिपियों का जननी किस लिपि को कहा जाता है सर। चलिए सभी छात्र बताएंगे लिपियों की जननी किस लिपि को कहेंगे। चलिए लिपियों की जननी किस लिपि को कहा जाता है। तो माय डियर याद रखिएगा, याद रखेंगे आप सभी प्रिय विद्यार्थी, सर ब्राह्मणी लिपि को ही लिपियों का जननी कहा जाता है। याद रखनी है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। चलिए ब्राह्मणी लिपि, ओके, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो इस प्रश्न को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे मैं पॉइंट्स की बात करूंगा, इंपॉर्टेंट्स है। यदि मैं पूछ दूं जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, ये बता दीजिए तो आप लोग। पंजाबी भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए ऊपर में मैं प्रश्नों को लिखूंगा पंजाबी भाषा। चलिए पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाएगी सर। चलिए इतना मैं लिखूंगा, आप लोग प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। बस पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यदि माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग आंसर दे रहे हो तो गुरुमुखी लिपि, जी हाँ गुरुमुखी लिपि। चलिए गुरुमुखी लिपि यदि आप लोग आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इन सभी तमाम क्वेश्चनों को ऑफ कोर्स नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न से इतने सारे प्रश्न बनते हैं और ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ऑफ कोर्स इसको नोट कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है माय डियर, यदि सेशन अच्छा लग रही हो तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक दीजिएगा सर, एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आपके और भी भाई बंधु मित्र इस सेशन से जुड़ सकें, ओके। चलिए क्या बात है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। क्या है कि ल का सही उच्चारण स्थान क्या है। चलिए ल की बात यहाँ पे की जा रही है सर। ल का सही उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है। चलिए सभी छात्र मेरे बताएंगे,
सभी प्रिय विद्यार्थी मुझे बताएंगे कि ल का सही उच्चारण स्थान क्या होगा। कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, दंत होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यदि आप लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हो दंत, दंत की ओर आप लोग मूव कर रहे हो, यानी ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोग आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है। जो ल का सही उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। लेकिन यदि दोस्तों मैं आप लोगों से पूछ दूं कि यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का सही उच्चारण स्थान क्या होगा, चलिए सभी मुझे प्रिय विद्यार्थी बताएंगे सर। यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो सही उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा गाइस। चलिए तो माय डियर याद रखिएगा। यदि आप लोग जान रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं जान रहे हो तो याद रखेंगे ओष्ठ होगा सर इसका उच्चारण स्थान, ओष्ठ। ठीक है, चलिए आइए इन सभी जो तमाम क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं और खास करके ये, तो इससे प्रश्न बच्चों रहता है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं चार्ट के माध्यम से आपकी सभी डाउट को क्लियर कर दूं, ताकि फिर से अगर मैं क्लासेस लाऊं, ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न रहे तो आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आइए चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। आखिर चार्ट में सभी चीज़ें मेंशन किया गया है, तो आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाएगी सर। तो यहाँ पे देखिए, क्या आपको स्क्रीन पे सभी चीज़ें क्लियर हैं? एक बार 1 टाइप करेंगे, स्क्रीन पे सभी चीज़ें क्लियर है ना सर? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाएगा सर कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का सही उच्चारण स्थान क्या होगा, तो बच्चों ये ओष्ठ में आता है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें सर जो व्यंजन होता है प से लेकर म तक वो ओष्ठ के ही श्रेणी में आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कंठ के श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो अ और आ आता है जो स्वर है। और व्यंजन की मैं बात करूं माय डियर, तो क से लेकर अंग तक यह कंठ की श्रेणी में आता है सर। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। कैसे, तो क ख, जो देख रहे हैं आप लोगों की कंठ टच हो रही है ना सर, तो ये कंठ के श्रेणी में आता है। अगला देखते हैं तालु। तालु के श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो छोटी ई और बड़ी ई, ये तालु की श्रेणी में आते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ताकि इससे रिलेटेड अब मैं जब भी क्वेश्चंस करवाऊं तो आप लोगों का आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए सर। चलिए उसके बाद यहाँ पे व्यंजन की मैं बात करूं जो तालु के श्रेणी में आते हैं, तो वो च से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, मूर्धा की मैं बात करूं सर यहाँ पे, तो इसमें देख सकते हैं ऋषि वाला री आ रहा है ना सर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी है व्यंजन वह ट से लेकर यहाँ अड़ तक आ रही है। ठीक है, उसके बाद दंत की श्रेणी में मैं बात करूं तो ये देखिए रहा है। उसके बाद यहाँ पे व्यंजन में त से लेकर न तक आ रही है। ओके, क्लियर है, सभी चीजें आप लोगों की क्लियर है ना बच्चों। और जो यहाँ पे ए होता है और ए होता है, ये हमारा कंठ तालु के श्रेणी में आता है। और जो ओ होता है, ओ होता है, ये आपका कंठस्थ के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इन सभी तमाम जो डाटा आप देख रहे हो, जो चार्ट देख रहे हो, इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, और लर्न कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो मैं पूछूं आप लोगों से, क्या आप लोग बताएंगे? तो चलिए पहले इसको इरेज कर दिया जाए। मूर्धा के श्रेणी में सर इसका जो है, इसके श्रेणी में कौन सी व्यंजन आती हैं? क्या कोई बच्चे मुझे बताएंगे? इसके टठा डडा आता है। ठीक है, क्या आता है, तो टठा डडा आता है, ट ठ ड ढ और टॉर्गिना। ठीक है, तो ये हमारी मूर्धा के श्रेणी में आता है गाइज। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा बच्चों, इम्पॉर्टेंट्स है। और चार्ट के अकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों को सभी डाउट यहाँ पे क्लियर करवा दिया। देखिए टॉठा डॉडा जो था वो किसके श्रेणी में आया, तो मूर्धा के श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे इसको देख लेंगे। चलिए क्लियर है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और इस चार्ट को मैं डिलीट करता हूं और अगले प्रश्नों की ओर बढ़ूंगा। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है कि सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए
बताइएगा, सभी छात्र मुझे बताएंगे। किसी काम को कठिन बना देना, वह जिसके मरने के दिन निकट हो, या विशिष्ट होना, या अधिकार स्थापित होना। चलिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे इस प्रश्न का क्लियर और परफेक्ट आंसर मुझे बताएंगे आप सभी प्रिय विद्यार्थी। चलिए सर, सुबह का चिराग होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, और मुहावरे से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप लोग, वह जिसके मरने के दिन निकट हो, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए वेल डन। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं बिल्कुल फास्ट। अगले प्रश्नों पे हम लोग आ गए हैं। अगला प्रश्न क्या है सर, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए, अव्ययी भाव समास की बात की जा रही है माय डियर, तो आपको यहाँ इसमें से पहचाननी है कि कौन सी सर यहाँ पे शब्द है जो कि अव्ययी भाव का उदाहरण है। बंधयुक्त, पंचवटी, रात दिन, अभूतपूर्व। चलिए सभी छात्र बताएंगे, सभी प्रिय विद्यार्थी मुझे बताएंगे क्या होगा इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर। चलिए तो चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आंसर करेंगे माय डियर, बिल्कुल फास्ट करेंगे। अभूतपूर्ण यहाँ पे सर करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही होगा। यदि आप लोग इसका समास विग्रह करते हो, समास विग्रह, ठीक है, यदि आप लोग इसका समास विग्रह करते हो तो ये आपका क्या बनेगा सर, अभूतपूर्व का समास विग्रह क्या होगा, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे। जो पूर्व में नहीं हुआ हो, ठीक है, जो पूर्व में नहीं हुआ हो, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा बच्चों अभूतपूर्व का। तो सर इसका जो यहाँ पे जो साधारण ट्रिक है, जो विशेषताएं हैं, जो परिभाषाएं हैं, अगर मैं उस पे बात करूं अव्ययी भाव की, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के द्वारा भी आंसर आते हुए कि सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जी हाँ सर, तो यहाँ पे इसका जो परिभाषा कहती है में, जी हाँ, जिन शब्दों के प्रारंभ में यदि उपसर्ग लगा हो तो वो हमारी अव्ययी भाव समाज की ओर सर इंगित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, आप लोग इस ट्रिक को भी लिख लीजिएगा, इस ट्रिक को भी आप सभी प्रिय विद्यार्थी लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या लिखेंगे आप लोग, चीजों को बच्चों आप लोग समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि सर यदि आप लोगों के बीच अब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप लोग डायरेक्ट उसका आंसर दे सको। ठीक है, तो ट्रिक क्या रहेगा, यानी जिन शब्दों, यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझ लेंगे आप लोग, यानी जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको समझ लेंगे। जिन शब्दों, यानी जिन शब्दों के प्रारंभ में, जिन शब्दों के प्रारंभ में, जिन शब्दों के प्रारंभ में सर उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग, उपसर्ग लगा हो, तो ये हमारी अव्ययी भाव समाज की ओर सर यहाँ पे इंगित करती है। ठीक है, ये हमारी अव्ययी भाव समाज की ओर सर बताती है कि ये अव्ययी भाव समाज से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के स्वरूप आप लोग समझ लीजिएगा गाइस, देखिए कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि शब्द में यथा, ठीक है, उसके बाद प्रति, उसके बाद निर, आ, अन, और उसके बाद सर भर इत्यादि जैसे उपसर्ग लगे हों उस शब्द में, तो वे सभी शब्द यानी वे सभी अव्ययी भाव समाज की ओर जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ये ट्रिक है सर, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के स्वरूप में समझाने का प्रयास आप लोगों को करूंगा। एग्जाम्पल, यथाशक्ति, यथाशक्ति, देख सकते हैं यथाशक्ति में सर कौन सी समास लगी हुई है। तो यहाँ पे माय डियर आप लोग समझ पा रहे हो कि देख सकते हैं
यथा, यहाँ पे उपसर्ग की बात की गई है, तो उपसर्ग की परिभाषा ही कहती है कि शब्द के शुरू में जो लगेगा वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं शक्ति के पहले यथा लगा हुआ है, तो ये यथा यहाँ पे आ रही है बच्चों, यथा यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये तमाम जो भी यहाँ पे शब्द रहेंगे वे सभी यहाँ पे अव्ययी भाव की ओर जाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, तो आपको अगर दे दिया जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी आप लोग पढ़े होंगे सर, जी हाँ काफ़ी विद्यार्थी पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें जो प्रति है ये किधर मूव कर रहा है, तो ये अव्ययी भाव की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, यानी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है प्रतिदिन में। तो तमाम ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग इस चीज़ को अच्छे वे में नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो क्या बात है गाइज, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अव्ययी भाव के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए यहाँ पे जो और भी ऑप्शंस हैं उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयत्न करेंगे और बताएंगे आप लोग। जो रात दिन है इस ऑप्शंस पे अब मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए जो रात दिन है ये कौन सी समास होगी, रात और दिन। ठीक है, दाल रोटी, उसके बाद सर शाम सवेरा इत्यादि जैसे जो शब्द होंगे वो किस समास की ओर सर इंगित करेंगे, बताइए। रात दिन कौन सा समास है, चलिए क्या बात है बच्चों। चलिए यदि आप लोग अपने मन से द्वंद्व की ओर मूव कर रहे हो, जी हाँ यदि आप लोग अपने मन से द्वंद्व समास की ओर मूव कर रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं वटी। बताइए यहाँ पे ये किस समास की ओर लेकर जाएगा बच्चों, तो 5 वटों का समूह। इसका यदि समास विग्रह आप लोग करते हो तो 5 वटों का समूह, तो यानी 5 यानी संख्यावाचक की यहाँ पे बात आ रही है। ठीक है, तो संख्यावाचक यदि रहेगा तो वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। आप लोग इस चीज को जानते होंगे। ठीक है, चलिए जो नहीं जानते होंगे लिख लेंगे सर, द्विगु समास की ओर ये लेकर जाएगा। ओके क्लियर है। तो इसी तरह तमाम आप लोग जो भी है ट्री के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लेंगे, मैं बता भी दिया आप लोगों को, तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब सोचेंगे कि तमाम चीज़ों को बोर्ड पे मेंशन किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है सर, आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो सुनकर भी लिखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे मैं तमाम क्वेश्चनों को सर डिस्क्राइब किया, ट्रिक में ही बताया मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अब आप लोगों की सर बारी आ चुकी है और अब आप लोग बताएंगे कि जो बंध युक्त है इसमें कौन सी समास लगी हुई है। डब्लू आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि जो बंध युक्त है इसमें कौन सी समास लगी हुई है। सर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो चीज़ों को नोट कर लिए होंगे, अगली प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस। सर देवनागरी लिपि लिखी जाती है, देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। बताइए देवनागरी लिपि लिखी जाती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। चलिए सभी छात्र मुझे बताएंगे क्या बात है गाइस। यहाँ पे देवनागरी लिपि लिखी जाती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। चलिए सभी छात्र मुझे बताएंगे क्या बात है सर, बहुत खूब। यदि आप लोग यहाँ पे बाएं से दाएं आंसर दे रहे हो यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर यदि सभी बच्चे मूव कर रहे हैं तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है सर। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न सिंपल है, साधारण है, इंपॉर्टेंट है। लिखे क्या है, जो लिखे हैं वो स्त्रीलिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग बहुवचन है या पुल्लिंग बहुवचन है। चलिए तमाम क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे और बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे आप लोग। लिखे क्या है, ये किस प्रकार की लिंग है, एक वचन की श्रेणी में आती है या बहुवचन की श्रेणी में आती है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यदि आप लोग यहाँ पे पुल्लिंग बहुवचन की ओर मूव कर रहे हो यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट है। ओके चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं सर। अगला प्रश्न क्या है आपका,
देखिए प्रश्न सिंपल है, साधारण है। सर निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है। तो यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो आपकी वर्तनी भी शुद्ध होगी। जी हाँ, यानी स्पष्टीकरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर, जो भी वर्तनी की रहेगी, शब्दों की रहेगी, वो यहाँ पे शुद्ध की यहाँ पे व्याख्या करनी है, पहचाननी है आप लोगों को। तो चलिए, कृति आखिर कैसे लिखी जाती है सर? कृति का जो शुद्ध वर्तनी हुआ वो किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए बताइए सर। देख कर भी आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे देख कर भी आप लोग बता सकते हैं कि कृति का जो सही वर्तनी होगा, शुद्ध होगा, वो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो गलत है, ऑप्शन डी गलत है, उसके बाद ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है। लेकिन यदि बच्चे आप लोग ऑप्शन सी आंसर दे रहे हो, कृति, कृति की बात यहाँ पे की जा रही है सर। यदि आप लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हो कृति, तो ये आंसर आप लोगों का परफेक्ट है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही जबरदस्त। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आ गई है आपके स्क्रीन पे। चलिए, निम्नांकित में से सर किसका वर्तनी अशुद्ध है? देखिए किसका वर्तनी अशुद्ध है यहाँ पे पूछा गया है। चलिए, किसका वर्तनी अशुद्ध है? शुद्ध के बारे में अभी मैंने बात किया, अशुद्ध। तो यदि उच्चारण सर अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी आपकी अशुद्ध होगी। चलिए, ईद, क्या ये सही है? तो गाइज ये जो है ये शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है। ओके, ईश्वर, क्या ये शुद्ध वर्तनी है? तो ये भी शुद्ध वर्तनी है। उसके बाद हिंग, क्या ये शुद्ध वर्तनी है? ये भी शुद्ध वर्तनी है। लेकिन जो ये प्राणी है ये अशुद्ध वर्तनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सर। क्योंकि इसकी अगर मैं शुद्ध वर्तनी की बात करूं, क्योंकि प्राणी बच्चों इस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है सर। प्रश्न देखिए, ये भी पुल्लिंग से ही पूछा गया है। इसमें क्या है कि निम्नांकित में कौन सा पुल्लिंग है? चलिए बताइए, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सी पुल्लिंग की ओर सर जा रहा है? कौन सा शब्द? आम, आत्मा, आदत या आचरण? पुल्लिंग की ओर वो इंगित कर रहा है। चलिए बताइए, सभी छात्र मुझे बताएंगे। सर आम, आत्मा और आदत, ये आपकी जो भी है ये स्त्रीलिंग की ओर सर मूव करती है, स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन जो आचरण हमारा है ये पुल्लिंग शब्द है। ये तो ये, लेकिन जो आचरण है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है गाइस। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ चुकी है। समाज का अर्थ क्या होता है सर? इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सर। तो दोस्तों, इस प्यारे से प्रश्न का आंसर देने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आप सभी के बीच में प्रस्तुत करूंगा। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। हो जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। चमकूंगा एक दिन लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे माई रे, तेरे बिन तो अधूरा रहा। माई रे माई रे, तेरे बिन तो अधूरा रहा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। समाज का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है संक्षिप्त, ऑप्शन बी निक्षेप, ऑप्शन सी विच्छेद और ऑप्शन डी अच्छेप। चलिए बताइए, सभी छात्र मुझे बताएंगे। काफ़ी प्यारा प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे गाइस, बिल्कुल फास्ट। चलिए बताइए, समाज का अर्थ क्या होगा?
समाज की अर्थ की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए, तो यहाँ पे समाज की परिभाषा क्या कहती है गाइज, कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो छोटा और नया शब्द बनता है उसे ही समाज कहते हैं। यदि मैं इसकी छोटी यानी शॉर्ट परिभाषा की बात करूं गाइज, तो संक्षिप्तीकरण को ही समास कहा जाता है। तो आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो शॉर्ट परिभाषाएं हैं उस पर फोकस करेंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा समास। समास की बात की जा रही है, ओके। समास की बात यहाँ पे की जा रही है सर। तो यहाँ पे संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण को ही समास कहा जाता है। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं, ठीक है। समास कहते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, ओके, ठीक है ना। संक्षिप्तीकरण को ही समाज की श्रेणी में रखा गया है, यानी समाज की परिभाषा यहाँ पे बताती है। तो यहाँ पे आपको जो भी डेफिनेशन लिखवाया गया उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संक्षिप्त, ठीक है। वेल डन, बहुत अच्छी बात है सर। अगला देखते हैं हम लोग, अगली प्रश्नों के हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सर भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है, भाव, भावनाओं की यहाँ पे बात हो रही है सर, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं वो क्या कहती है, वो क्या कहती है माय डियर, इन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, भाव, दशा या अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस चीज को भली भांति आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, जी हाँ। पहले आप लोग भाववाचक का जो डिफिनेशन है उसको लिख लेंगे सर, जी हाँ। ये चीज याद रखेंगे, जो भी डिफिनेशन में और जो भी ट्रिक में लिखवा रहा हूँ वन टाइम ही लिखवाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर आपकी मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगी तो कंटिन्यू आप लोगों को आंसर बताते हुए चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, भाव, दशा या अवस्था या अवस्था का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। भाववाचक कहलाते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना सर। याद रखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से, यहाँ पे चीजों को समझ लेंगे आप लोग, जिन संज्ञा शब्दों से गुण, भाव, दशा या अवस्था का बोध हो वो भाववाचक उसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल सर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जैसे कि जवानी, ठीक है। जवानी से आप लोगों को क्या पता चल रहा है सर, तो ये जो जवानी जो शब्द है ये इसकी अवस्था के बारे में सर बता रहा है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे सर बुढ़ापा, बुढ़ापा की बात मैं कर रहा हूँ, तो बुढ़ापा जो है ये भी इसकी अवस्था के बारे में जिक्र कर रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यदि आपसे सुंदरता की बात की जाएगी, जी हाँ सुंदरता की बात की जाएगी, तो क्या ये भाववाचक की श्रेणी में आएंगे, तो जी हाँ। जो सुंदरता है ये इसकी गुण के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, गुण के बारे में बता रहा है सुंदरता, ठीक है। मनमोहक, ये सभी गुण हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो बुद्धिमान, बुद्धिमान, तो बुद्धिमान किसकी ओर इंगित कर रहा है, अब आप लोग बताइए। बुद्धिमान जो है वो किसकी ओर सर यहाँ पे बता रहा है, तो ये भी सर उसकी गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए ये भी भाववाचक के श्रेणी में आएंगे। तो अब आइए क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करते हैं, इस चीज को लिख लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ग भाववाचक की है, पशु पक्षी आदि, नहीं जी। आभूषण आदि, नहीं जी। दिशाएं आदि, नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुण दोष आदि,
ठीक है, गुण दोष आदि ये सभी भाववाचक की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को इरेज किया जाए और अगली प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए। चलिए बताइए, लिफाफा शब्द है, बताइए अरबी, फारसी, हिंदी या संस्कृत। लिफाफा, चलिए सभी छात्र मुझे बताएंगे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे आप सभी प्रिय विद्यार्थी। सर जो लिफाफा शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? अरबी है, फारसी है, हिंदी है या संस्कृत है? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो, अरबी शब्द है सर, लिफाफा अरबी शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कबीर जो है ये जो शब्द है सर किस भाषा का शब्द है? तो गाइज ये भी अरबी भाषा का ही शब्द है और ये प्रश्न पूछा गया था, ये भी अरबी भाषा का ही शब्द है और इम्पॉर्टेंट है सर, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। लेकिन दोस्त जो ये कबीर है वो अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में सर इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा सर बड़ा। हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ क्या होगा? बड़ा होगा। हिंदी की मैं अगर बात करूं तो हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सगीर एक आता है सर, प्रश्न पूछा गया था सगीर, ये जो शब्द है ये भी गाइस अरबी का ही शब्द है, ये भी अरबी का ही ये शब्द है, यानी अरबी भाषा का ही शब्द है सगीर। लेकिन इसका हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है छोटा, यानी हिंदी में सर, ठीक है। तो इन सभी तमाम चीज़ों को आप लोग ऑफ कोर्स लिख लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर दिया। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है गाइस। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चलिए बताइए, आलोक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? और गाइस यहाँ पे देखिए, आप लोगों को डिसूजा से मैं मिलवाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे डिसूजा को, सर देखिए डिसूजा आ गई है, डिसूजा क्या देखिए, देखिए कौन है? तो डिसूजा है ना सर। देखिए इसको अभी एसी वाले रूम में इसको नहीं रहने का मन करता है, ठीक है, ये तुरंत यहाँ से निकलेगी। देखिए मैं कर रही है, ठीक है। तो देखिए उतरने का प्रयत्न कर रही है क्योंकि इसको चाहिए सर गर्मी, ठीक है। तो गर्मी के लिए इसको तो इस रूम से निकलना होगा। चलिए कोई नहीं, प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुलोम, अवनति, अंधकार या प्राचीन। तो आलोक का यदि आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हो, यानी अंधकार, ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाता है सर, ठीक है, अंधकार इज अ राइट आंसर। लेकिन दोस्तों यदि मैं पूछ दूं आप लोगों से अनुलोम का बताइए तो जरा सा क्या होगा विलोम शब्द? चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे सर, क्या बात है। तो यहाँ पे यदि आप लोग प्रतिलोम, ठीक है, या विलोम यदि आंसर आप लोग दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही है, ठीक है। अनुलोम का यहाँ पे जो भी है विलोम शब्द होगा। अवनति की मैं बात करूँ गाइस तो बताइए तो जरा सा, अवनति का सर क्या होगा? अवनति का अर्थ क्या होगा गाइस? पहले अर्थ के बारे में आप लोग जान जाइए तब में भी आप लोग बता सको। अवनति का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? वो होगा सर वो क्या होगा? तो यहाँ पे घाटा या हानि अवनति का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे अवनति का विलोम पूछा जा रहा है ना, तो बताइए क्या होगा बच्चों? अवनति का विलोम, तो माय डियर स्टूडेंट अवनति का विलोम हो जाएगा उन्नति। जी हाँ, सिंपल था, मैंने अर्थ बता दिया, तो अर्थ को देखकर तो आप लोग समझ ही सकते थे कि क्या होगा। और इसका अर्थ भी आप लोग भली भांति जानते हो सर, उन्नति का क्या अर्थ होगा? बढ़ता या लाभ, ठीक है, इसका अर्थ होगा सर। तो इन सभी तमाम चीज़ों को आप लोग ऑफ कोर्स नोट कीजिएगा। और उसके बाद प्राचीन की बात कर ही दी गई है तो इसको भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। प्राचीन का विलोम क्या होगा? चलिए, प्राचीन यानी पुराना, प्राचीन का क्या होता है सर? अर्थ पुराना होता है, तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द अर्वाचीन।
ठीक है। अर्वाचीन, यदि आप लोग आंसर दे रहे हो तो ये आंसर आप लोगों का सही है। अर्वाचीन का मतलब होता है सर नया, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी चीजें आप लोगों की, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हैं, अच्छी बात है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं और प्रश्न है साधारण सा, सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। चलिए सही चयन यहाँ पे करना है, यानी जो ऐतिहासिक है वो कैसे लिखी जाती है। तो सर ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है और ऐतिहासिक भी नहीं होता है। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए हो ऐतिहासिक, ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। ऐतिहासिक, ओके क्लियर है। चलिए अगला है प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्या है कि साड़ी का बहुवचन क्या होगा। साड़ी, साड़ियाँ, साड़ियाँ, साड़ियों या साड़ियाँ। चलिए बहुवचन के बारे में मैं काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया हूँ, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस रहेगा एज होमवर्क के रूप में गाइज मैं दिए जा रहा हूँ। आप लोग इस प्यारे से प्रश्न का आंसर, सभी प्रिय विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है सर, आप लोग क्लास तो कर लेते हो सर, जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाता है उसका आंसर ऑफ कोर्स देकर ही जाएं, ठीक है। तो कम से कम आंसर आप लोग दे दीजिए कि साड़ी का बहुवचन क्या होगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो किस स्तर पे है, किस लेवल पे है। क्या आप लोग क्लास भी कर रहे हो या इसी तरह बस चैटिंग चैटिंग चैटिंग। तो चैटिंग तो करना है, लेकिन सर क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। सो चलिए गाइज, आई होप आज की जो ये क्लास थी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो अपना फीडबैक सभी प्रिय विद्यार्थी ऑफ कोर्स दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। वंदे मातरम।